जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, अभी क्लास अभी ज्वाइन करी है, जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है आपको सॉल्व करके मुझे आंसर देना है। ये मैं टेस्ट करती हूँ ना, आप साथ साथ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। चलो मैं सॉल्व करा रही हूँ। अब तक कर लिया होगा सब बच्चों ने ज्वाइन। देखो अर्पित ने ये तो बता दिया बी की डायमेंशंस क्या होंगी। बी की डायमेंशंस कैसे करेंगे कि हमको क्या देना है कि x तो डिस्टेंस उसने दे दिया है, x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की डायमेंशंस क्या होंगी, l स्क्वायर। l की पार्ट 2 होगी क्योंकि x 2 बार आ रहा है, मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट्स बनेगी, डिस्टेंस है ना, तो 2 यूनिट्स ऑफ 2 डायमेंशंस ऑफ l। फिर x स्क्वायर में आप b को ऐड कर रहे हो। अगर x स्क्वायर में b को ऐड कर रहे हो दैट मींस x स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यही कहता है ना, अप्लाई क्वांटिटीज को एक टर्म में सारी। सृष्टि ओवरऑल तो रॉन्ग, अच्छा ए की बता रहे हो। मेरे पास फाइनल आंसर बी का ही है, ए का है नहीं मेरे पास अभी। मैच कर लेना। तो बी की डायमेंशंस क्या आ जाएगी, इसका मतलब है बी की डायमेंशंस भी आ गई एल की पार्ट 2 डायमेंशंस इन लेंथ। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी करोगे तो दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करते थे तो वेलोसिटी आती थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी की डायमेंशंस भी क्या आएंगी, 2 डायमेंशंस इन लेंथ। ये आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में डायमेंशंस आ गई एल स्क्वायर। अब ए की चाहिए, बी की तो आ गई हमारे पास बी की आ गई, अब हमको ए की चाहिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, थर्मल मतलब हीट एनर्जी हो, तो सारी एनर्जीज की डायमेंशंस तो सेम ही रहेंगी। तो एनर्जी की डायमेंशंस, वर्क डन वाली डायमेंशंस, मतलब कैसे करके आपको याद करना है, जिसका याद आ जाए, चाहे हाफ एमपी स्क्वायर से इसकी डायमेंशन निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर पता है उससे निकाल लो, या वर्क डन वाली लिख लो F into S करके। तो U की डायमेंशंस क्या होंगी पोटेंशियल एनर्जी की, ये वाली। मैं हमेशा वर्क डन से कर लेती हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देती हूँ। तो A की डायमेंशंस क्या आएगी, देखो A क्या बनेगा, यहाँ से A बनेगा U into x square plus B अपॉन अंडर रूट x। तो A की डायमेंशंस आई कि आप U की डायमेंशंस लिखो, फिर x स्क्वायर प्लस b की डायमेंशन जो है वो लिखो अपॉन x की पावर हाफ। x की पावर हाफ की डायमेंशन मतलब लेंथ की पावर हाफ बनेगी, l की पावर हाफ बनेगी। तो u बन गया हमारा m l2 t माइनस 2, फिर इसकी डायमेंशन है l2 और नीचे है l की पावर हाफ। तो ये बना m की पावर 1, l की पावर देखो 2 प्लस 2 4, 4 में से हाफ माइनस करना है 7/2। सृष्टि ठीक लिखा था फिर आपने, और t की पावर -2। ठीक है, ये तो आई अभी आपके पास a की डायमेंशंस। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ AB। तो AB की डायमेंशन के लिए मुझे A और B का प्रोडक्ट करना है पहले। तो AB के प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या होगी, A की डायमेंशंस और B की डायमेंशंस। देखो ये ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो m 1 है l 7/2 t -2 और B की डायमेंशंस थी l2। तो AB के प्रोडक्ट की डायमेंशंस आ गई m 7/2 प्लस 2, l की पावर 11/2, e की पावर -2। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर आंसर। अब मैं चैट बॉक्स देख लेती हूँ। देखो ये लिखा हुआ है, सृष्टि पार्थ, और मुझे सही आंसर तो सृष्टि का सिर्फ एक ही डायमेंशन सीख आई थी, ओवरऑल आंसर बाद में सृष्टि ने दिया हुआ है। ठीक है, बाकी किसी का फुली करेक्ट तो नहीं आया। बी की डायमेंशंस मैक्सिमम आप लोगों ने ठीक दी हैं, पर बाकी रह गई हैं, मतलब प्रोडक्ट की चाहिए थे ए बी की। कोई बात नहीं, सिखाना ही था। डीपी भी तभी खुद करोगे ना।
अब मैं आपको कुछ डायमेंशनलेस चीजें बता रही हूँ। डायमेंशनलेस हमने जैसे कांस्टेंट पढ़ा था कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, 2, 3, 4 नंबर हो, हाफ हो, तो वो चीज डायमेंशनलेस होती है। तो एक बार लिख भी लो नोट्स में, क्योंकि अभी याद है तो बाद में नेक्स्ट टाइम भूल ना जाओ। डाउट था मैम सही है या गलत, क्या लिख रही है सृष्टि? रुको, डाउट था मैम सही है या गलत, इसलिए आगे सॉल्व नहीं किया। अरे डरते थोड़ी ना है, पेपर थोड़ी ना, ये करना होता है। थोड़ा सा गट्स दिखाओगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक हो जाता तो सृष्टि मजा कितना आता, देखो कि मैंने खुद कर लिया आंसर। तो क्लास में तो ट्राई किया करो कॉन्सेप्ट सही लगा के, सही कॉन्सेप्ट से जा रहे हो तो गलत नहीं होगा। डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करवाना था अर्पित। बच्चा डीपीपी हमने पूरी सॉल्व करी हुई है, उस पे वीडियो भी अवेलेबल है। अगर वीडियो में से भी देख के समझ नहीं आता, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे देख ले वीडियो में, तब भी समझ नहीं आता तो मुझसे कॉल करके पूछ ले। ठीक है, क्लास में तो हमने डीपीपी डिस्कस कर ही लिया कंप्लीट। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर एक ही डीपीपी दी हुई है मैंने, तो या तो वीडियो में देख ले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सारे सीरियल वाइज डिस्कस्ड हैं, तब भी समझ नहीं आ रहा तो मुझसे फोन करके पूछ लियो। तो अब एक बार नोट्स में लिख लो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ये नोट कर लिया होगा। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज नाम से ही पता चल रहा है कि उनकी डायमेंशंस नहीं आएंगी। डायमेंशनलेस मतलब जितनी भी हमने 7 बेस यूनिट्स करी है ना, जितनी भी 7 बेस यूनिट्स करी हैं, सबकी पावर 0 0, m0, l0, t0, करंट वाला भी 0, मोल वाला भी 0, केल्विन वाला भी सारा 0। ठीक है, सारी पावर 0 होनी चाहिए। तो इसका एक बार लिख लो कि कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं। Dimensionless quantities are those quantities which do not have any dimensions. जैसे हमने कांस्टेंट पढ़ा था कि कोई भी कांस्टेंट है, कोई नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 2, 3, 4, हाफ ऐसे करके कुछ भी नंबर होगा, तो उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, प्योर नंबर कह लो इसको। आप डायरेक्टली प्योर नंबर भी लिख सकते हो कि हमारा प्योर नंबर होगा तो वो डायमेंशनलेस होगा। सेकेंड चीज आती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है ना 10th में, साइन कॉस वगैरह। तो पहला तो आता है कि आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सच फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल साइन कॉस, साइन कॉमा cos, sin x, cos x, etc. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल में बता रही होगी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हुआ, ये जो x है ना, ये x, ये होता है आर्ग्यूमेंट, ये cos x होता है आर्ग्यूमेंट, कि मतलब जो आगे एंगल आ रहा होता है ना, ये डायमेंशनलेस होता है। साइन के अंदर जो ये आ रहा है होता तो ये एंगल है। थर्ड पॉइंट यही लिख लो कि प्लेन एंगल भी डायमेंशनलेस है और सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस है। अब ये जो मैं नाम लिख रही हूँ पता नहीं होंगे, पर प्लेन एंगल पता होगा। जब डिग्रीज में लिखते हो ना, प्लेन एंगल इसलिए डायमेंशनलेस है, लिख लो चाहे ये 2 डॉट्स और फिर नीचे एक डॉट, इसका मतलब होता है बिकॉज। एक ऐसे लिखूं एक डॉट और नीचे 2 डॉट, उसका मतलब होता है देयरफॉर, क्योंकि मैं ये बहुत यूज करूंगी। और 2 डॉट्स और नीचे एक डॉट, इसका मतलब बिकॉज। ये मेरी लैंग्वेज है और मतलब एक्चुअली मेरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी है। तो बिकॉज प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ 2 लेंथ्स, रेशियो ऑफ लेंथ्स।
लेंथ अपॉन लेंथ आती है, इसीलिए डायमेंशन लेस होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी जब आपको जैसे कि 1 मीटर कैसे डिफाइंड है, 1 सेकंड कैसे डिफाइंड है, जब ये चीजें कराऊंगी तो प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं, सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं, ये चीज भी बताऊंगी। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन बताती हूँ, नोट कर लो फिर रब करके बताती हूँ। नोट कर लोगे तो मुझे एक बार ओके लिख देना, फिर मैं आगे चलती हूँ। चिराग आपको वीडियो विजिबल नहीं है, सब बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? सृष्टि का ओके, हाँ ओके है। चिराग आप एग्जिट करके एंटर कर लो बच्चा। ईशा प्लेन एंगल हमेशा रेशियो ऑफ लेंथ ही होता है। मैं प्लेन एंगल भी बता देती हूँ आपको, बता देती हूँ मैं प्लेन एंगल भी क्या होता है, फिर सॉलिड एंगल रह जाएगा अगर प्लेन एंगल में दिक्कत आ रही है तो नोट कर लिया आपने। अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक बार बता देती हूँ कि क्या होता है। फिर ईशा को प्लेन एंगल में थोड़ा सा डाउट है तो वो भी कर ही लेते हैं, वो इससे अलग ही है, मेरे को इसमें नहीं बताना था वो चीज। अभी ये तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का ही चल रहा है, तो आप साइड में लिखना, सेम चीज में मत लिख देना, सेम नोट्स में मत लिखना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिखना। प्लेन एंगल वाली चीज पहले सुनो कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक वाला। आपने साइन और ये चीज तो पढ़ी ना, देखो साइन एक्स वाली चीज समझ गए कि साइन थीटा लिखा हो साइन एक्स लिखा हो तो आर्ग्यूमेंट होता है ये चीज, साइन के अंदर जो एक्स का वेरिएबल आ रहा है इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि ये जो है ये डायमेंशनलेस है। ये है क्योंकि ये एंगल होता है हमेशा, आपको पता है ये एंगल होता है 30 डिग्री 40 डिग्री। अभी तक आपने यही यूनिट्स करी है ना कि डिग्रीज में साइन को डिग्रीज में डालते हैं कि 30 डिग्री के लिए साइन की क्या वैल्यू है। साइन थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा की एक यूनिट आपने डिग्रीज करी हुई है, एक यूनिट्स और होती है रेडियन, वो प्लेन एंगल की यूनिट्स होती है और वो होता है रेशियो ऑफ टू लेग्स। तो थीटा प्लेन एंगल अभी करेंगे, अभी हम ये कह रहे हैं कि ये थीटा डायमेंशनलेस है कि अगर इसकी डायमेंशंस लिखोगे तो m0 l0 t0 सब कुछ पावर्स रेज टू 0। अब साइन थीटा भी देखो, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री करी होगी तो साइन थीटा को आप ऐसे करते थे ना p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p भी क्या होती थी, लेंथ होती थी, h भी होती थी, लेंथ होती थी। मैं एंगल की नहीं, मैं प्रॉपर साइन थीटा की भी बात कर रही हूँ। थीटा तो मैंने बोल ही दिया कि वो डायमेंशनलेस है, कि आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, और ये डायमेंशनलेस है। साइन थीटा खुद भी देखो, साइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ टू लेंथ्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे, l/l करोगे तो l 0 ही बनेगा ना, तो ये खुद भी डायमेंशनलेस है, साइन थीटा खुद भी डायमेंशनलेस है। ऐसे ही बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज भी डायमेंशनलेस है। तो ये हमने एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाला डिस्कस किया, नोट करना है साथ साथ, क्योंकि अभी तो समझ आ जाता है पर फिर नोट्स जब रिवाइज करते हो तो ऐसे लगेगा कुछ मिस हो रहा है। जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है लिखना है, और जो मेरा बोलने वाला भी आपको लगता है कि याद करना है वो भी लिखना है आपको। नेक्स्ट अब ये देखो एक्सपोनेंशियल वाली चीज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, बहुत जगह आप ऐसे देखोगे e की पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, e को। इसकी वैल्यू होती है, जैसे आप पाई की वैल्यू करते हो ना 3.14 या 22/7, e की भी 2.7 समथिंग वैल्यू होती है, आगे भी होता है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। तो x आपको पता है वेरिएबल है, तो इसमें जो ये x है ना ये डायमेंशनलेस होगा क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल का आर्गुमेंट है, ये डायमेंशनलेस होगा। इसमें e का इधर x आ रहा है ना, ये इसका आर्गुमेंट है, ये भी डायमेंशनलेस होगा। जो अभी मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था कि इनके आर्गुमेंट्स डायमेंशनलेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी के आर्गुमेंट्स, एक्सपोनेंशियल के आर्गुमेंट्स, यहाँ पे मान लो मैं ऐसे लिख दूं e की पावर अल्फा t, ऐसे करके आपको एक फंक्शन दी दूं, आपको पता है ये पूरा क्या है, टाइप से x ही है, तो अल्फा t की पावर क्या होनी चाहिए, अगर मैं इस अल्फा t की डायमेंशंस निकालूं तो m0 l0 t0 सारा कुछ पावर्स रेज टू 0, t आपको बोला गया टाइम में, तो अल्फा की डायमेंशंस क्या आएंगी, अल्फा ऐसे t इज इक्वल टू m0 l0 t0, ये t डिनोमिनेटर में जाएगा तो अल्फा की डायमेंशंस आ जाएंगी आपके पास सारी चीजें 0 पर t की पावर -1। तो देख लो
टी की पावर -1 इंटू टी की पावर 1, तो वो टी की पावर 0 ही बनता है। तो अल्फा की डायमेंशंस आएंगी इनवर्स ऑफ टाइम वाली। एक बार लिख लो, फिर मैं रिपीट भी कर दूंगी कि एक्सपोनेंशियल है कि कोई भी चीज e टू पावर x में लिखा हो, e को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो जहां पे x है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब e की पावर मान लो अल्फा टी लिखा है, वो अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी क्यूब, बीटा अल्फा टी, कुछ कैसे भी रेशो दे सकता है आपको, पर ओवरऑल क्या करना होगा आपको कि e का आर्ग्यूमेंट जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो मैंने अल्फा टी की डायमेंशंस को किसके इक्वेट कर दिया कि अल्फा टी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोनेंशियल का आर्ग्यूमेंट है, तो दैट शुड बी डायमेंशन लेस। उसमें जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं उनकी पावर्स 0 होनी चाहिए। तो अल्फा टी की तो टाइम ही लिखोगे इक्वल टू m0 l0 t0, तो अल्फा की डायमेंशंस t डिनोमिनेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर में रखोगे तो -1 लिखोगे पार। मैम ई भी डायमेंशन लेस है? हाँ, और भी किसी को यहाँ तक डाउट है तो बता दो। अल्फा इज इक्वल्स टू टी की पावर -1 रिपीट कर दो, ठीक है। और कुछ? कोई भी पावर हो वो डायमेंशन लेस होगी। ईशा तभी डायमेंशन लेस होगी अगर वो उनके मैंने जो फंक्शंस बोले हैं उसमें पावर्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, तभी पावर्स डायमेंशन लेस होगी। अल्फा की पावर t-1 रिपीट करना है। अल्फा की पावर t-1 रिपीट करना है। तो अभी देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने e की पावर अल्फा टी लिखी थी, e की पावर अल्फा टी लिखी थी। तो यहाँ मुझे पहले बताओ इसका आर्ग्यूमेंट क्या है। ये चीज होती है ना जिसकी पावर में लिखा गया अल्फा टी है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है प्रोडक्ट। तो मैंने आपको क्या कहा, इसका आर्गुमेंट डायमेंशन लेस होता है। तो ये इसकी जो डायमेंशंस होगी वो सब एवरीथिंग रेज़ टू पावर 0, जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं, बेस डायमेंशंस हैं, उनकी पावर 0। t टाइम है, t बोला गया टाइम है, t आपको पता है जनरली स्मॉल t टाइम से बोल करते हैं। तो अल्फा की डायमेंशंस प्रोडक्ट है ना, फिर t की डायमेंशंस इज इक्वल्स टू ये सारी चीजें। अब ये t डिनोमिनेटर में जाएगा, जब नीचे और डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो -1 तो पावर आएगी। तो मैंने ये चीजें क्योंकि रेज़ टू पावर 0 1 ही होता है, इसलिए मैंने अल्फा की डायमेंशंस को डायरेक्ट -1 लिखा। आंसर रिपोर्ट भी ऐसे ही करोगे, ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है। अभी इस पे क्वेश्चन दूंगी, एक दो क्वेश्चंस और दूंगी। अब ठीक है, जन्नत आपने कहा था रिपीट करने को। अर्पित मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, m0 l0 t0 e सा आया है क्या? अर्पित मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, या तो अनम्यूट करती हूँ मैं आपको या अपना डाउट दोबारा बताओ। अर्पित वेट कर रही हूँ, जल्दी बताओ। अनम्यूट कर रही हूँ, रुको। अच्छा मैसेज किया आपने। हाँ बच्चा, ई से ऐसे आया क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल का पावर में लिखा गया है ना। एक्सपोनेंशियल की पावर में कुछ भी लिख लो आप, वो ओवरऑल डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अल्फा टी प्रोडक्ट में लिखा गया है, कुछ अल्फा है और टी, और अल्फा की डायमेंशंस बतानी है आपको। अल्फा की डायमेंशंस बतानी है आपको, ये पता है अल्फा टी ओवरऑल, अल्फा टी का जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल डायमेंशन लेस है। मैम हमें पता कैसे चलेगा कि ये लॉगरिथमिक आर्गुमेंट है? बेटा तेरे को ये कैसे पता चलेगा कि वो साइन के आर्गुमेंट है? आगे साइन लिखा होगा ना, आगे साइन लिखा होगा, उसके अंदर एक्स लिखा होगा, तो ये साइन का आर्गुमेंट है। कि साइन किसका निकालना है, वो उसका आर्गुमेंट होता है। ई लिखा होगा तभी तो एक्स आएगा, ई नहीं लिखा तो कौन सी आर्गुमेंट? तो जैसे पता चलेगा, साइन से देखने से पता चलेगा कि साइन का फंक्शन है, ई देखने से पता चलेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
ऐसे लॉग देखने से भी लिखा होगा कि ln लॉग, इनके सिंबल जैसे SIN साइन का है वैसे लॉगरिथम का होता है। नेचुरल लॉग को एल और एल एन लिखते हैं और या फिर एलओजी, ये मैंने एल लिखा है, एल एन या एलओजी। तो ln ऑफ x log ऑफ x, जैसे आप साइन के लिए x की वैल्यूज अलग अलग डालो, साइन x आपको अलग अलग वैल्यूज देता है, ऐसे ही आप x की अलग अलग वैल्यूज डालो इसमें, फिर log x की कुछ कुछ वैल्यूज आती हैं। अब इतना ही जानना है, जैसे x की अलग अलग वैल्यूज डालो, साइन x पे साइन 30 पे हाफ मिलता है, साइन 45 पे 1/√2 मिलता है, ऐसी log ऑफ x की log 2 की 0.3010 ऐसे करके वैल्यूज होती हैं। तो अब इसमें आर्गुमेंट क्या है, ये चीज कि x डालोगे तो x भी डायमेंशन ये बताया कि अगर ऐसे कुछ आपको कहीं पे दिख जाए कि कोई आपके पास मैंने फॉर्मूला लिख दिया जिसमें लॉग आ रहा है या साइन आ रहा है या एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो वो डायमेंशन लेस होंगे, आपको उनकी डायमेंशंस मतलब पावर सारी 0 लेके चलना है, क्योंकि फिर आप वहां ये अड़ जाओगे ना कि यार मुझे तो इसकी डायमेंशंस ही नहीं आती ही नहीं, तो वो होती डायमेंशन लेस है, क्या लिखोगे उसकी डायमेंशंस। इसलिए बताया है कि लॉग आ जाए, साइन आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, साइन खुद भी डायमेंशन लेस है, साइन का आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशन लेस है। डाउट है तो डाउट लिख दो, ओके है सब तो ओके लिख दो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ तो उससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। सिर्फ सृष्टि का ओके आया, सेजल मनन ओके, उदित साक्षी ठीक है, पार्थ और अदिति ठीक है। अभी एक इजी क्वेश्चन दे देती हूँ, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कर लेंगे। जो अब दे रही हूँ इसका तो सारे बच्चे आंसर्स कर लेंगे। स्टेटमेंट है कि P इज इक्वल्स टू P नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, तो यू हैव टू टेल द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, अल्फा की डायमेंशंस बतानी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा के तो सारे कर लेंगे, अल्फा की कोई मत डालना चैट बॉक्स में, मुझे पता है सब कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन दे रही हूँ, वो सोच के करना है। y is x square cos square 2 pi beta y गामा बाय अल्फा। देखो ये अल्फा बीटा गामा ये सारे ना ग्रीक सिंबल्स होते हैं, तो फिजिक्स में चलते हैं ये अल्फा बीटा गामा ये सारी चीजें। तो अल्फा ये बीटा ये गामा, ये अल्फा है इसको अल्फा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। जैसे हमारी एबीसीडी होती है ना, तो फिजिक्स में ये ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में डेवलप की गई है, तो उनके सिंबल्स चलते हैं बीच में। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं मैं। जो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो डायमेंशंस हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है यूनिट्स ऑफ एक्स, एक्स की यूनिट्स है मीटर, फिर यूनिट्स ऑफ अल्फा है, यूनिट्स ऑफ अल्फा इज पर सेकेंड एस की पावर -1 मतलब पर सेकेंड बोलते हैं ना इसको, और यूनिट्स ऑफ बीटा है m मीटर पर सेकेंड की पावर भी -1, जैसे 1/वेलोसिटी होगी, क्योंकि मीटर पर सेकेंड ये यूनिट्स दी हुई है, डायमेंशंस नहीं दी हुई। पर आपको पता है ना, देखो अगर कोई चीज L-T-1 किसी की डायमेंशंस है, तो L मतलब मीटर, T की पावर -1 मतलब मीटर पर सेकेंड। कोई क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस आपको ऐसे लिखते थी m/L-T-2, तो m मतलब किलोग्राम, L मतलब लेंथ है मीटर, T मतलब पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी इस क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है आपको ये दिया गया कि x की यूनिट्स है मीटर, मीटर मतलब ये लेंथ है, x की 1 मतलब लेंथ है, और x स्क्वायर हो जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा की है पर सेकंड मतलब टाइम के रिवर्स वाली है, और बीटा की है मीटर पर सेकंड और उसका भी -1 है ऊपर।
तो आपको बताना है, आप क्वेश्चन है यू हैव टू टेल द यूनिट्स ऑफ y एंड गामा। x की, अल्फा की और बीटा की यूनिट्स गिवन है, आपको बतानी है y और गामा की यूनिट्स। चलो चैट बॉक्स चेक करते हैं। सृष्टि अभी मैं पूछ ही नहीं रही कि अल्फा फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। स्क्रीन सबको क्लियर है, वीडियो सबको क्लियर है? क्योंकि बच्चा नेटवर्क इश्यू आपके और मेरे दोनों पे डिपेंड करता है ना। पहले मुझे वीडियो बता दो, वीडियो सबको क्लियर आ रही है ना? सब क्वेश्चंस करने में लग गए हैं। पी की जरूरत नहीं है, पी को आप पावर भी ले लो चाहे पी को आप प्रेशर भी ले लो, पी गिवन भी नहीं है और उसकी नीड भी नहीं है। ईशा, हाँ ईशा कह रही है वीडियो क्लियर है। अदिति, तो या तो अपना नेटवर्क चेक करो या फिर एग्जिट करके एंटर कर लो या वीडियो ऑन ऑफ करके वापस कर लो अगर आपको वीडियो में दिक्कत है तो। नेटवर्क इशू फिर आपकी साइड से बाकी बच्चे को क्लियर दिखती है। L2T0 अर्पित किसका बता रहा है? जिसका भी बता रहा है ना गलत बता रहा है। वाई का, हाँ वाई का तो ठीक है, पर देख यूनिट्स बतानी है, डायमेंशंस नहीं बतानी। यूनिट्स मतलब मीटर में एक्सप्रेस कर, ठीक है आंसर। फिर अगर डायमेंशनली तूने मुझे बताया, पर जो बताया उसको मीटर्स में लिखेगा। अच्छा अब ये बता दो, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें अल्फा की यूनिट्स, अल्फा की डायमेंशंस क्या आई हैं? अब बता दो मुझे। हाँ गर्वित ठीक है, हाँ सबका ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सबका ठीक है। सेकंड भी करो। जन्नत क्या लिख रही है? जन्नत अल्फा की बतानी थी। टी स्क्वायर लिख रहा है अर्पित और चिराग, अर्पित और चिराग को छोड़ के सबका ठीक आया। मैं फर्स्ट सॉल्व करा देती हूँ एक बार कि किसी का रह गया हो या किसी के मिस्टेक हुई हो तो। देखो इससे हमको मतलब नहीं है अभी, क्योंकि जो इधर की डायमेंशन होगी वो इसकी होगी, वो p है p नॉट है। जब ऐसे लिखा होता है ना कि इसकी इनिशियल वैल्यू होती है कि p की टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, या जो भी चीज, जैसे अभी हम फॉर्मूलाज आ जाने तो पहले कुछ फिजिक्स पढ़ लेने तो ये तो दोनों सेम ही है। ये तो आपको पता है ओवरऑल डायमेंशन ऐसा है। पूछ आपसे अल्फा करे तो p में जाना ही नहीं था ईशा, आप p क्या पूछ रहे थे? तो अब अल्फा करेगा, आपको ये पता है कि अल्फा t स्क्वायर, this is the argument of exponential function। तो ओवरऑल इसकी डायमेंशंस 0 रहनी चाहिए, इट शुड बी डायमेंशनलेस। इसमें m 0 होना चाहिए, m भी 0 होना चाहिए, t भी 0 होना चाहिए। अब t आपको टाइम पता है, t टाइम था, तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा की डायमेंशंस क्या आएंगी कि ये चीज डिनोमिनेटर में t की डायमेंशंस, t स्क्वायर था, तो अल्फा की डायमेंशंस क्या बन गई? t की पावर -2। मैक्सिमम लोगों ने ठीक दिया, मैक्सिमम ने ठीक दिया, पर गलत किसने किया है? अर्पित ने गलत किया और एक बच्चे ने और भी गलत किया। सेकंड क्वेश्चन भी देखो, अब मैं फर्स्ट ही रेज करूंगी। अल्फा की पावर तो नेगेटिव है बेटा, अल्फा की पावर नेगेटिव नहीं है, अल्फा के आगे माइनस लिखा हुआ है कि x कुछ भी हो सकता था ना। देख e की पावर x है, तो क्या मैं x को -2 नहीं डाल सकती? डाल सकती हूँ, वो 1 e मतलब e की पावर -2 क्या बन गया? 1/e²। तो अल्फा की पावर माइनस नहीं है, अल्फा के आगे माइनस लिखा हुआ है, ये -1 समझ ले कि e की पावर -1 इंटू अल्फा इंटू t स्क्वायर। अब -1 तो एक प्योर नंबर है,
-1 प्योर नंबर है तो उसकी तो डायमेंशन होती ही, तो फिर अल्फा की डायमेंशन और फिर टी स्क्वायर की डायमेंशन। देख ऊपर का दिख भी रहा है नहीं दिख रहा मैंने लिखा है तो ऐसे। अर्पित ठीक है, वो अल्फा के आगे -1 समझ, उसको अल्फा की पावर नहीं है वो। गामा m दे रही है सृष्टि, नहीं y का तो ठीक है तेरा, पर गामा ठीक नहीं आया। हरसिमरन का आंसर ठीक आया, गुड। ये बच्चा कम देता है पर जब भी देता है बहुत अच्छा देता है। हरसिमरन आप गर्ल हो बॉय हो? हरसिमरन गर्ल है, गुड। तो जब भी आंसर देती है ठीक देती है, कम दे मतलब कम बोलो और अच्छा बोलो, पक्का बोलो, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले देखो x की आपको पता है मीटर है, y की देखो ये चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाली रेशियो है ना भाई। साइन अगर डायमेंशन लेस है, साइन थीटा अगर डायमेंशन लेस है, साइन स्क्वायर थीटा वो क्या है p/h का स्क्वायर ही तो है, ये खुद भी डायमेंशन लेस है। cos स्क्वायर ये सारी चीज की कोई डायमेंशन नहीं है, तो जो y की डायमेंशन होगी वही x स्क्वायर की डायमेंशन होगी। अब y की डायमेंशन निकालनी है, y की डायमेंशन होगी x स्क्वायर की डायमेंशन की इक्वल, x स्क्वायर आएगा आपका L2। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कि y की डायमेंशन x स्क्वायर की डायमेंशंस की इक्वल होगी, क्योंकि ये एक टर्म है, ये इक्वल थीटा ये एक टर्म है, y की डायमेंशन पूरे के बराबर होगी, इसकी तो कोई डायमेंशन थी ही नहीं, तो जो x स्क्वायर की होगी वही y स्क्वायर की होगी। फिर बच्चा अब हम cos वाले अंदर चलते हैं। देखो cos खुद डायमेंशन लेस है, ये अंदर जितनी भी क्वांटिटी है ये सारा cos का आर्गुमेंट है, तो ये चीज भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो अब इसमें भी देखो 2 पाई बीटा गामा अपॉन अल्फा, ये चीज डायमेंशन लेस आनी चाहिए। कल देखो डायमेंशन से ही है, L स्क्वायर है तो इसका मतलब y की यूनिट्स क्या आएंगी, y की यूनिट्स आएंगी मीटर स्क्वायर, तो आंसर मीटर स्क्वायर में देना है। फिर अब ये चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए, 2 पाई डायमेंशन लेस होगा क्योंकि कांस्टेंट आ गया, पाई कांस्टेंट है, हमने लिखा है कांस्टेंट है तो वो डायमेंशन लेस होगा। फिर क्या बचा, फिर बचा आपके पास बीटा गामा अपॉन अल्फा। बीटा और अल्फा की आपको पता है, तो अल्फा की डायमेंशंस क्या होंगी, इसकी यूनिट्स हैं पर सेकेंड, दैट मींस अल्फा की डायमेंशंस हैं t की पावर -1 पर सेकेंड है ना। ऐसे ही बीटा की डायमेंशंस हैं मीटर पर सेकेंड, मतलब LT-1 और उसके बाहर भी -1, तो बीटा की डायमेंशंस बन गई L-1 और T+1, L का -1 और ये -1 इंटू -1 तो ये +1 बन गया। अब यहाँ डालो कि ये ओवरऑल डायमेंशन लेस होना चाहिए, M0 L0 T0 की ओवरऑल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो बीटा की हमने क्या निकाली है L-1 T1 और गामा की हमारे को निकालनी थी, अल्फा की आई है T-1, यहाँ पे M0 L0 T। तो ये देखो ये T-1 है, सारा ही चलो अंदर ले जाओ, गामा आ जाएगा T की पावर -1 इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो सारा ही 0 0 ये डिनोमिनेटर में आया L-1 और T1। तो गामा की क्या बन गई डायमेंशंस, L ऊपर जाएगा तो +1 दे देगा और ये T-1 मतलब L T-2, तो गामा की डायमेंशंस आ गई है आपके पास L-T-2, तो इसकी यूनिट्स क्या बनेगी, L है, A की है मीटर पावर 1, T की पावर -2 मतलब सेकंड की पावर -2। किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में बता दो। मैम बीटा की वैल्यू LT-1 है बेटा, उसकी भी पावर -1 थी,
मैंने मीटर पर सेकेंड और उसकी भी पावर -1 दी थी। वो क्वेश्चन में एज सच थी, मैंने क्वेश्चन को एज सच ही लिखा था, मीटर पर सेकेंड और उसकी भी पावर -1। तो एक तरीके से मीटर -1 और सेकेंड 1, m-1 और सेकेंड 1 की। डाउट हो तो पूछ लो कोई, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस में हमने एक यूज कर लिया है कि हमको कुछ इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, वो भी निकालना आ गया, या फिर इक्वेशन में कुछ किसी की डायमेंशन हमको मालूम करनी है, वो भी पता चल गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस लगा के। सेकंड यूज करेंगे कि हमको अगर ये बताओ, जैसे अभी मैंने y = x और समथिंग लिखा, हमको ये बताओ कि कोई क्वांटिटी बाकी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, कि जैसे मान लो आपको ये बताओ कि डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड करता है स्पीड पे और कितना टाइम चली है। ऐसे सोचो, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ी रखी है कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम पता है, पर आपको सिर्फ ये बताओ कि डिस्टेंस, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा टाइम के लिए कोई चीज चलेगी तो डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा ही आएगा, या ज्यादा स्पीड से चलेगी तो भी डिस्टेंस ज्यादा ही आएगा। पर ये नहीं पता कि स्पीड की पावर 1 पे डिपेंड करता है, टाइम की पावर 1 पे डिपेंड करता है। मानो कि नहीं पता था, बस ये पता था कि डिस्टेंस कवर्ड आपका स्पीड और टाइम पे डिपेंड करता है। तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि उनकी पावर क्या आएगी। ये तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस इज स्पीड की पावर 1 होती है और टाइम की भी पावर 1 होती है। मान लो, अब ये तो पहले से पता है, मैं आपको कोई क्वांटिटी दे दूं कि जैसे मैंने आपको सिंपल पेंडुलम वाली चीज कही थी ना, कि इसका टाइम पीरियड, मैं बार बार इसका फॉर्मूला इस चैप्टर में आता ही रहता है, इसलिए कि इसका टाइम पीरियड मैंने क्या कहा था कि मान लो यहाँ से चला, यहाँ तक गया, फिर वापस आ गया, तो ये इसको एक वाइब्रेशन बोलते हैं, और यहाँ से पूरा वापस आने के बोलते हैं टाइम पीरियड, कि एक वाइब्रेशन को उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ से इसको मेन पोजीशन बोलते हैं, सेंटर वाली को, यहाँ से ऐसे गया फिर ऐसे जाके वापस, ये सेम ही होता है। तो अभी सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि टाइम पीरियड जो है ना सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे। ये जो जिससे बांधा हुआ था उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, मास ऑफ बॉल पे, ये जो बॉल लटकाई हुई है उसका मास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी एक क्वांटिटी पता चल जाए, ऐसे से डिपेंड करती है, पर पावर नहीं पता कि लेंथ की पावर फॉर्मूला में 1 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, हाफ आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, ऐसे इन दोनों की। तो वो हम डायमेंशनल एनालिसिस करके ये निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमको पता हो कि डिपेंडेंस किस किस क्वांटिटीज पे है। तो जब आपको वो क्वेश्चन देगा, वो बोलेगा कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेट्रा। तो डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड दिस क्वांटिटीज, की टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालो। ठीक है, पर इस मेथड की एक लिमिटेशन ये है बस, कि ये हमको सिर्फ वही फॉर्मूला डिराइव कराना हेल्प करेगा, सिर्फ वही फॉर्मूलाज हम डिराइव कर सकते हैं जो जिनमें प्रोडक्ट हो रहा हो, कि जैसे ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या ये फॉर्मूला आता है तो 2π√L/g आता है। आप सेंट्रीपिटल फोर्स का भी हम डिराइव करेंगे, वो mv²/r आता है। तो ये क्या चीज है, देखो एक ही टर्म आ रही है ना, एक ही टर्म आ रही है, प्रोडक्ट और डिवीजन में हो सकती है, ये डिवीजन में भी है, प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, सेम इधर। पर अगर ऐसे कुछ फॉर्मूला बने कि f जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² वाला, उसमें टर्म ज्यादा आ गई ना एडिशन वाली, वो नहीं निकाल सकते हम। एक बार एग्जांपल्स करने के बाद भी आपको समझ आ जाएगी कि क्यों नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये एक टर्म आ गई प्लस एक और टर्म आ गई, ऐसे फॉर्मूलाज डिराइव नहीं कर पाएगा। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ऐसा भी डिराइव नहीं कर पाएगा। या जैसे अभी हमने cos² वाला लिखा था ना, y इज इक्वल टू x², cos², कुछ भी बीटा t बोल दो, जो भी पूरा आर्गुमेंट का डायमेंशन लेस। तो इसमें ये cos आ रहा है ना, अब cos तो डायमेंशन लेस होता है। जब कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो भी वो डायमेंशनल एनालिसिस हम निकाल ही नहीं पाएंगे। मैं इसकी डायमेंशन को इसके बराबर लिखूंगी, कहाँ तक यही बता पाएगा, ये बताएगा ही नहीं। जबकि इंपॉर्टेंट बात है कि cos आ रहा है फॉर्मूला में,
तो भी नहीं बता पाएगा। अगर जैसे कांस्टेंट ही होता है, जैसे मान लो एरिया ऑफ अ सर्कल तो चलो पाई आर स्क्वायर है, या स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर है, ये 4 पाई नहीं बता पाएगा, आर स्क्वायर तो बता देगा कि आर स्क्वायर पे डिपेंडेंस है, पर कांस्टेंट्स नहीं बता पाता। कांस्टेंट्स वाली बात तो हमने पहले भी कर लिया है कि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर लिख दूं या मैं 6 mv स्क्वायर लिख दूं, डायमेंशनल एनालिसिस उसको जज नहीं कर पाता, उसके लिए हाफ भी ठीक है, उसके लिए 6 भी ठीक है। तो फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं हम कुछ क्वांटिटीज का फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, पर उन्हीं के जिनमें प्रोडक्ट एक ही टर्म होती है और वो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाली चीजें होती हैं। अगर एक से ज्यादा टर्म होंगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली, या कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी कि साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल, किसी भी फॉर्मूला में किसी चीज का फॉर्मूला ऐसा बनता हो कि साइन या एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, वो भी डिराइव नहीं पाएगा। तो अब जो डिराइव हो सकते हैं वो देख लेते हैं कि कैसे डिराइव करने हैं। तो नेक्स्ट यूज है इसका, नेक्स्ट यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन, डिड्यूस मतलब फाइंड करना। सेकंड यूज है बी, डिड्यूसिंग द रिलेशन देखो ये कैसे करते हैं। देखो अगर मैं आपको इजी कर लेते हैं, पहले आपने मोशन अंडर ग्रेविटी 9th में शायद थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो, आपको बस ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी होती है। हम क्या करें, इस चीज को बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल होता है कि आपने एक बॉडी को, किसी बॉल को मान लो अपने घर की छत से ना सिर्फ ड्रॉप किया, ड्रॉप करना होता है मतलब बस छोड़ा है, उसको ऐसे धक्का नहीं मारा, उसका मतलब होता है कि स्पीड देना, पर बस छोड़ दिया तो वो नीचे जाएगी। तो हम कहते हैं उसकी इनिशियल स्पीड 0 होती है, उसके बाद वो नीचे चली जाती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है ना, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब कि इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सीलरेशन उसकी ग्रेविटी के बराबर होती है, मैग्नीट्यूड में वो नीचे गिरने वाला है और उसके ऊपर ही एक्सीलरेशन लगती है। फ्री फॉल का मतलब ये है, वो भी काइनेमेटिक्स में आता है वैसे, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और हाइट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, हाइट फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। अगर आप अपने घर की फर्स्ट फ्लोर से किसी बॉल को ड्रॉप करो या किसी बिल्डिंग की 6th फ्लोर से, आपको पता ही है ना जितनी ज्यादा ऊपर से फेंकोगे उसको नीचे पहुंचने में, ग्राउंड में पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, पर पावर्स नहीं पता कि ज्यादा स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, 3 की पावर पे डिपेंड कर रहा है, हाफ की पावर पे डिपेंड कर रहा है, वो नहीं पता। पर आपको ये बता दिया गया, ये ऐसे हर बार क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जो निकालना क्या है, टाइम टेकन का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ जी एंड एच। जितनी भी क्वांटिटीज फॉर्मूला में आ रही होंगी वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास है कि टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट और टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड डिपेंड्स अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट जहां से इसको ड्रॉप किया गया, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। फॉर्मूला किसका है, टाइम का, तो t इज इक्वल्स टू, एक g पे डिपेंड कर रहा है और हाइट को मैं h से लिखूंगी, ठीक है। और अब आपको ये पता है ना कि कोई नंबर हो सकता है आगे, पर वो डायमेंशनल एनालिसिस बता नहीं पाएगा, तो उस नंबर के हम कुछ कह देते हैं कि k क्या है, k इज अ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट्स नहीं निकाल पाता डायमेंशनल एनालिसिस। कि मैं एनर्जी निकाल रही होती, काइनेटिक एनर्जी, वो mv स्क्वायर तो बता देगा पर हाफ नहीं निकाल पाता।
है ना। तो उस हाफ के लिए हमने लिख दिया के 1 भी हो सकता है कि कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ए बी सी डी 4 पाई 2 पाई कुछ भी होना होगा, तो के अंदर अपने आप है। किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे डिपेंड कर रहा है, पर मेरे को पावर नहीं पता, तो पावर को मान लो मैंने एक्स लिख दिया, निकालनी है ना भी, तो एक्स की वैल्यू चाहिए। और एच पे डिपेंड कर रहा है, एच की भी पावर नहीं पता, उसको पाई लिख दिया। ठीक है, कि टाइम पीरियड है वो जी पे डिपेंड कर रहा है, एच की पे डिपेंड कर रहा है, पावर्स मुझे नहीं पता, तो मैंने पावर्स खुद से एक्स और वाई लिख दी। अब डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हुए लेफ्ट साइड पे आपके पास टाइम है, तो इसकी डायमेंशंस होंगी टी। ठीक है, ये नंबर है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस लगा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यह टाइम की डायमेंशन होनी चाहिए, के कांस्टेंट है, इट शुड बी डायमेंशनलेस। तो जी की पावर, जी होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होती है lt -2। ये ना याद आए तो बाद में पीछे से देख लेना नोट्स में से। इसकी पावर x, फिर h, h हाइट है मतलब लेंथ, तो l की पावर y। यहाँ पे क्या है, m 0 है, t 1 है, m t l भी 0 है, क्योंकि जो एब्सेंट है उनकी पावर 0 ही है। तो ये क्या बना, l की पावर x, t की पावर -2x और l की पावर y। ठीक है, अब मैथ्स थोड़ा सा याद करो, अगर कोई चीज ऐसे लिखी हो कि a की पावर x इंटू a की पावर y, तो जब बेस सेम होते हैं, बेस इनको बोलते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब वो x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, +1 -1 -2 -3, कोई भी वैल्यूज होंगी, नंबर्स होंगे, वो पावर्स ऐड हो जाती है। फ्रैक्शन भी होगा तो ऐड हो जाएगा, कि इनको बेस बोलते हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है। ये मैथ्स में से मैं आपको एक्सपेक्ट करती हूँ पता हो, पर फिर भी बता दिया। तो नेक्स्ट देखो, m0 l0 t1 इज इक्वल टू, यहाँ पे m0 ही है, l कितना है x प्लस y और t है -2x। अब कंपेयर करो, इधर और इधर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, m की तो 0 है, यहाँ पे भी 0, l की इधर 0 है, तो इसका मतलब ये x प्लस y भी 0 होना चाहिए। सिमिलरली t की डायमेंशन कंपेयर करो, यहाँ पे 1 है t का, तो इधर -2x भी 1 बनना चाहिए। अब ऐसे इक्वेशन सॉल्व करनी होगी आपको, यहाँ से पता चल गया x क्या आ गया, -12, यहाँ से x अगर -12 है तो y क्या आ जाएगा, +12। अब फॉर्मूला में डाल दो, अब फॉर्मूला में डालोगे तो आपका t क्या आ गया, t आ गया k g की पावर x, मतलब g डिनोमिनेटर में और पावर हाफ, और h की पावर +12 है। इसको कैसे लिखते हैं, t इज k√h/g। अब जब हम काइनेमेटिक्स करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलाज, तब हम ये डिराइव भी करेंगे। हम मोशन अंडर ग्रेविटी को डिटेल में पढ़ेंगे, तो टाइम ऑफ फॉल आपको याद ही हो जाएगा होता क्या है। देखो अगर डाउट हो तो बताना। अब के कुछ भी हो सकता है, हम यहीं तक छोड़ देंगे, क्योंकि डायमेंशनली हम नहीं बता सकते कि के क्या है। मैं आपके डाउट्स की वेट कर रही हूँ। मैं आज ऐसा करती हूँ, DPP2 देनी है, डायमेंशनल एनालिसिस में अभी थोड़ा सा टॉपिक और है, तो पर जितना हो रखा है ना उसके बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस आज दे दूंगी, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसमें से अगर कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे। तो अभी 5 मिनट्स है ना क्लास में, तो आप मुझे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिराइव करके बता दो, ऐसे ही सेम इसी प्रिंसिपल से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिराइव करके बताओ। मैं आपको बता रही हूँ, मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी g पे, और l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मुझे आप ये बता दो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t बताना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, वैसे हम इसको कैपिटल T से डिनोट ही करते हैं, पर टाइम बताना है,
और जो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, एल पे, जी पे और मास ऑफ पेंडुलम पे, मतलब उसकी जो भी उसका हैंड करेंगे, बॉब बोलो, बॉल बोलो, तो उसके मास, इन 3 क्वांटिटीज पे मैं आपको बोल रही हूँ डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बता दो। कांस्टेंट को कांस्टेंट रखना, वो तो बाद में आता है कि वो 2 पाई होता है। तो बाकी इन तीनों टर्म्स की डिपेंडेंस बता दो। अब क्वेश्चन में आपको कितनी भी क्वांटिटीज दे रखी हो, जरूरी नहीं सब पे डिपेंडेंस आनी ही आनी चाहिए। जितनी क्वांटिटीज दे रखी है जरूरी नहीं सब पे डिपेंडेंस आए, पर जितनों पे आ सकती है उनमें इंक्लूडेड जरूर होगी। ये नहीं कि आपको जो 2 क्वांटिटीज दे रहा है उसके अलावा कोई थर्ड क्वांटिटी भी है, नहीं, क्वेश्चन देगा आपको, एक्स्ट्रा जरूर दे सकता है, कम नहीं देगा। ऊपर वाला क्वेश्चन नोट करना है, इसलिए मैंने रब नहीं किया। और सेकंड क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है कि यू हैव टू टेल मी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फिर से याद रखना है कि हम सिर्फ वही फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं जो कुछ पावर फंक्शंस में रहे, कि मतलब प्रोडक्ट, डिवीजन और एक ही टर्म। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली यूनिट्स या डायमेंशनलेस चीजें अगर आती हैं फॉर्मूला में, तो वो फॉर्मूलाज फिर हम एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे। ये क्वेश्चन बताना है, अभी बताना है मुझे। Z0 बेटा, अब मुझे नहीं पता ना आपने Z क्या लिया है। किसी की पावर को कुछ भी लिख सकते हो, x y z लिखना ही है। 3 क्वांटिटीज हैं तो 3 जाएंगी। एम एल बता रहा है, हाफ ऑफ जी। सृष्टि हाफ ऑफ जी तो ठीक है, और हरसिमरन नो डिपेंडेंस ऑन एम भी ठीक है। ईशा पावर कहाँ से आई बेटा, पावर का तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा, कुछ और की पावर बोल रहे हो, 1 मिनट, नहीं ठीक कह रहे हो कि मास की पावर 0, ठीक है। सेजल आंसर तो ठीक आया आपका, पर आपको, हाँ धृति का भी ठीक है और सेजल का भी ठीक है। आप h की जगह l ही लिखो बच्चा, h ज्यादातर हाइट के लिए यूज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा स्मॉल g से लिखना है, और इसको l ही लिखो, क्योंकि मतलब l मतलब स्मॉल है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हाइट ऑफ टावर लगती है कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी में आती है। धृति करेक्ट, और सृष्टि की हाफ ऑफ l ठीक है। एक बार करवा दो, करवाना तो है ही बच्चा, मैंने करवाना तो है ही। चलो कर लो, फिर क्लास का टाइम भी हो रहा है। तो आ गया मेरे पास, करेक्ट आंसर्स भी आ गए हैं। मैं आज क्वेश्चंस दूंगी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। फिर डीपीपी 2 तब दे दूंगी जब पूरा डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लेकिन टी निकालना है ना। डिपेंडेंस ये कांस्टेंट लेट किया मैंने, मास के ऊपर डिपेंडेंस मान लो x से, और था l के ऊपर मान लो y से, और था g के ऊपर मान लो z से। मतलब यहाँ पे टाइम की डायमेंशन, ये तो k डायमेंशन लेसेस है, m की पावर है x, l की है y, g है l-2, तो इसकी पावर है z। m0 l0 t1 इज इक्वल टू m की पावर खाली x है, फिर l की है इधर से y, इधर से z, तो y प्लस z, और बचा t की पावर है -2z, -2 इंटू z। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो x आ गया 0, m की डायमेंशंस कंपेयर करी तो 0 इज इक्वल टू x। फिर l की डायमेंशंस कंपेयर कर लो तो y प्लस z इज इक्वल टू 0। इधर भी, इधर y प्लस z है, इधर 0 है। थर्ड, -2z इज इक्वल टू 1। तो अब यहां से देखो, ये जल्दी आया ना, z इज इक्वल टू -हाफ, -हाफ यहां डाल दो, इसका मतलब y इज इक्वल टू +हाफ। x0 मतलब m पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपको बुद्धू बना रहा था, e आ गया k
n की पावर 0 और l मतलब n की पावर y है तो √l/g। अब ये 2 पाई होता है, ये होता है 2 पाई, वो तभी करेंगे जब ऑसिलेशंस पढ़ेंगे। डन अर्पित? ठीक है, तो क्लास एंड कर रहे हैं। डाउट्स नहीं है किसी के, मैंने साथ साथ पूछ लिए, फिर भी है तो बता दो, अदरवाइज मैं मीटिंग ऑफ कर रही हूँ। ओके मैम, जो भी फॉर्मूला डिराइव करना हो उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो। हाँ धृति, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि डिराइव कर ही वही सकते हो आप जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होंगे। अगर डिवीजन में क्वांटिटी जानी होगी तो आपको दिख रहा है उसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी, तो हमेशा ऐसे ही लिखना है कि डिपेंडेंस नहीं पता। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने पहले ही रूल आउट कर दिया कि वो निकाल ही नहीं सकते, तो बताऊंगी भी नहीं, तो हो ही नहीं सकता तो कैसे करेंगे। तो जो भी आएंगे, अगर किसी क्वांटिटी ने न्यूमरेटर में रहना होगा तो उसकी पावर पॉजिटिव आ जाएगी, जिस क्वांटिटी ने डिनोमिनेटर में जाना होगा उसकी अपने पावर अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ईशा मैंने खुद ही कहा है बेटा कि मैं दे रही हूँ क्वेश्चंस। डीपीपी तो ये वाला चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद दूंगी कि डायमेंशनल एनालिसिस की डीपीपी है, पर मैं आपको खुद ही बोल रही हूँ कि मैं क्वेश्चंस दूंगी, मुझे भी पता है। ठीक है, ओके चलो कल मिलते हैं, क्वेश्चंस दूंगी, प्रैक्टिस कर लेना, फिर उसके डाउट्स पे मुझे बता देना, क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। एक इसकी एप्लीकेशन और रह गई है, फिर डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट करके फिर हम एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे।